बीए तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने एंसेलरी के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन का पेपर लिया है, उसमें मैं बात अपनी आगे बढ़ा रहा हूँ। कल मैंने दीनदयाल उपाध्याय के लोकमत परिष्कार और सामान्य इच्छा पर बात की थी। आज उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि लोक चेतना के संतुलित विकास की आवश्यकता रहती है। लोक चेतना के संतुलित विकास की आवश्यकता रहती है। इसी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्राचीन भारत की लोकमत परिष्कार की पद्धति कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लोकमत परिष्कार को एक विधि माना, एक मेथोडोलॉजी माना। लोकमत परिष्कार एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। होता यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने राजनीतिक चिंतन के हर पक्ष को सांस्कृतिक मानते हैं और लोकमत परिष्कार को भी वो सांस्कृतिक रूप देते हैं, ताना बाना देते हैं। जहाँ साम्यवादी तानाशाही देशों में अर्थात जहाँ साम्यवादी देश हैं, वहाँ ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया चलती है। साम्यवादी तानाशाही देशों में ब्रेन वॉश के द्वारा, दिमागी परिवर्तन के द्वारा विचारधारा को या विचारों को व्यक्तियों में आकंठित किया जाता है और उसका अर्थ ये होता है कि असहमतों के नागरिक अधिकारों का वंचन हो जाता है। जो असहमत होते हैं उनकी विचारधारा से उनके नागरिक अधिकारों का वंचन, नागरिक अधिकारों का खंडन हो जाता है और ज़बरदस्ती उनके दिमाग में विचारधाराएं ठूंसी जाती है। यह प्रतिक्रियात्मक है, यह एक प्रतिक्रिया है, यह ठीक नहीं है। इसका अपरोक्ष रूप से इसको हिंसात्मक प्रवृत्ति भी आप कह सकते हैं। यह दीनदयाल जी इसको अमानवीय मानते हैं। वहीं तथाकथित लोकतंत्रों में इस विषय में या तो अराजकता है, लोकमत परिष्कार के संदर्भ में तथाकथित क्षेत्रों में या तो अराजकता है या सरकारी प्रचार तंत्र को इसका माध्यम बनाया जाता है। जो तथाकथित लोकतंत्र हैं उसमें सरकारी प्रचार तंत्र को लगाया जाता है, इसके लिए जिसको साम्यवादी ब्रेन वॉश के रूप में आगे बनाते हैं। दीनदयाल के मतानुसार, बहुत अच्छी बात लिखते हैं दीनदयाल के मतानुसार भारत ने इस समस्या का समाधान राज्य के हाथ में लोकतंत्र के निर्माण के साधन छीन कर लिया। भारत ने क्या किया कि राज्य के हाथ में लोकमत रहे ही ना। जब राज्य के हाथ में लोकमत नहीं रहेगा तो राज्य क्या करेगा? लोकमत पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। लोकमत परिष्कार का कार्य प्राचीन भारत में वीतराग, द्वंद्वातीत सन्यासियों का था। मतलब लोकमत परिष्कार का काम सन्यासी करते थे, जो निष्पक्ष होते थे वो करते थे, जिनकी कोई चाह नहीं रहती थी वो करते थे, जिनकी कोई आकांक्षा नहीं रहती है वो करते थे। और उसको सन्यासी या लोकमत का परिष्कार समाज करता था, राज्य नहीं करता था। समाज लोकमत का परिष्कार करता था। लोकमत के अनुरूप चलने का काम राज्य का। दीनदयाल जी मानते हैं कि लोकमत का परिष्कार समाज करे, लोकमत का परिष्कार सन्यासी वर्ग करे, आकांक्षाहीन व्यक्ति करे, और जो लोकमत का परिष्कार हो जाए उसके रास्ते पर चलने का काम राज्य करे। यह दीनदयाल का मत है। सन्यासी सदैव धर्म तत्वों के अनुसार जनता के ऐहिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की कामना लेकर के अपने विचारों एवं निरीह आचरण से जनजीवन के ऊपर असर डालते रहते हैं। उन्हें धर्म की मर्यादाओं का ज्ञान करवाते रहते हैं। उनके समक्ष कोई लोभ नहीं होता, उनके समक्ष कोई मोह नहीं होता। वे सत्य का उच्चारण करते हैं, सत्य को सिखाते हैं, लोगों में सत्य को आरोपित करते हैं। शिक्षा और संस्कार से ही समाज के जीवन मूल्य बनते और सुदृढ़ होते। समाज के जीवन मूल्य कैसे बनते? राज्य से नहीं बनते। समाज के जीवन मूल्य गवर्नेंस से नहीं बनते। समाज के जीवन मूल्य दीनदयाल के अनुसार संस्कारों से सुदृढ़ होते हैं, समाज के गतिविधियों से सुदृढ़ होते हैं। इन मूल्यों का बांध कर रखने के बाद लोकेच्छा की नदी कभी अपने तटों को अतिक्रमण करके संकट का कारक नहीं बनेगी।
दीनदयाल जी अच्छा उदाहरण देते हैं कि लोकेच्छाओं की जो नदी होती है वो बाढ़ के रूप में नहीं परिवर्तित होती, वह नियंत्रित रहती है। उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, लोकमत परिष्कार का विचार वैसा ही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लोकमत का परिष्कार वैसा ही है जैसा कि लोकतंत्रात्मक जन चेतना के निर्माण के लिए, जैसा कि लोकतंत्रात्मक जन चेतना के निर्माण के लिए है। पश्चिम में वी एजुकेट आवर मास्टर्स जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में क्या कहा जाता है इसी को? वी एजुकेट आवर मास्टर्स, मतलब हम अपने नेतृत्व को, यानी समाज अपने नेतृत्व को या संस्थाएं अपने नेतृत्व को एजुकेट करती हैं, उनको शिक्षित करती हैं। यह आंदोलन भी पश्चिम में हुआ था, यह आंदोलन भी पश्चिम में हुआ था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जिन मनोभावों की विवेचना दीनदयाल जी प्रस्तुत करते हैं उनमें मुख्य कौन कौन सा है? नंबर 1, सहिष्णुता और संयम। लोकतंत्र का संचालन सहिष्णुता और संयम से होगा। दूसरा, अनासक्त भाव। दूसरा क्या है? अनासक्त भाव, किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, कानून के प्रति आदर और की भावना, रूल ऑफ लॉ के प्रति भावना। ये 3 ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर लोकमत परिष्कार होता है, और यह लोकमत परिष्कार सन्यासी करता है या समाज करता है। अब इसमें सहिष्णुता और संयम क्या है? जनतंत्र की भागीरथी का आद्य स्रोत सहिष्णुता है। लोकतंत्र का जो स्रोत है वह सहिष्णुता है। इसके अभाव में निर्वाचन तथा संसद, सहिष्णुता के अभाव में निर्वाचन तथा संसद आदि की जनतंत्री व्यवस्थाएं प्राणहीन शरीर की भांति हैं। अगर किसी लोकतंत्र में सहिष्णुता का भाव नहीं है तो वह लोकतंत्र मृत प्राय है, वह जीवित लोकतंत्र नहीं है। भारतीय संस्कृति का आधार सहिष्णुता है। इसीलिए इसी से जनता जनार्दन की आत्मा का स्तर पहचानने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी से जनता जनार्दन की आत्मा की शक्ति हम पहचान पाते हैं। जीवन की सहिष्णुता को साधने के लिए संयम आवश्यक है। दीनदयाल उपाध्याय जी मानते हैं कि मर्यादाओं के अंतर्गत क्रिया का नाम संयम है। भूख से मरना संयम नहीं है, अपितु शरीर की आवश्यकता के अनुरूप गुण और मात्रा में भोजन करना संयम है। बिल्कुल न बोलना यह संयम नहीं है। आवश्यकता के अनुरूप बोलना संयम है। अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना संयम है, अथवा किसी को सत परामर्श भी न देना संयम है। मतलब जो किसी को सत परामर्श नहीं देते वह भी एक संयम है। वाचाल और गूंगे के बीच संयमी पुरुष आता है। वाचाल और गूंगे के बीच संयमी पुरुष आता है, जो आवश्यकता पड़ने पर बोलता है, अवश्य बोलता है। आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना चाहिए। असंयम और गैर जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। लोक राज्य तभी सफल हो सकता है, मतलब लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और उसका निर्वाह करने के लिए क्रियाशील होगा। समाज जितना यह समझता जाएगा कि राज्य चलाने की जिम्मेदारी उसकी है, उतना ही संयमशील बनता जाएगा। जिस दल को यह लगता है कि आज नहीं तो कल मेरे कंधों पर राज सिंहासन का भार आता है, वह कभी अपने वायदों और व्यवहार में गैर जिम्मेदाराना और असंयमित नहीं हो सकता। फिर जनता के ऊपर तो राज्य चलाने की जिम्मेदारी सदैव होती है। लोकतंत्र में राज्य चलाने की जिम्मेदारी हमेशा जनता के ऊपर होती है, ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना है। अतः जनता को दायित्ववान और संयमशील बनाना लोकतंत्र की सफलता के लिए उसकी औपचारिक व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है। यही लोकमत परिष्कार और संयम है। अनासक्त भाव, सत्ता लोलुपता जन तथा जन नेताओं को जनता की सामान्य इच्छा की अवहेलना के लिए प्रेरित करती है। अतः समाज का वातावरण एवं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति लोलुप भाव से नहीं वरन अनासक्त भाव से लोक राज्य के नियमन में सहभागी बने। निर्वाचन प्रक्रिया को खिलाड़ी की भावना से संयोजित करने से जहां समाज में अनासक्त भाव का आनंद विस्तारित होता है, वहीं लोलुपता
परस्पर वैमनस्य व कटुता का कारण बनती है। राम का उदाहरण देते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय यह प्रतिपादित करते हैं कि जनतंत्र में सत्ता के प्रति उच्च स्तर की निरासक्ति आवश्यक है। भगवान राम की तरह जनतंत्र में राजनीतिज्ञ को आवाहन मिलने पर सत्ता स्वीकार करने की क्षति की चिंता किए बिना उसका परित्याग कर देने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। जय पराजय की भाव लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। अगर वह पराजय को गौरव के साथ सिरोधार्य नहीं कर सकता, अपने प्रतिस्पर्धी को उसके विजय के लिए बधाई नहीं दे सकता, तो वह जनतंत्रवादी नहीं है। यही भावना थी जिसके कारण साथ चर्चिल ने इटली को और इटली ने हेडन को सत्ता सौंप दी। और भारत में भी जो पार्टी चुनाव जीत जाती है, सहजता से उनको सत्ता सौंप दिया जाता है, उनको बधाई दे दी जाती है। यह अनासक्त भाव भी व्यक्ति में उत्तम संस्कारों के कारण ही आता है। केवल लोकतंत्र की औपचारिक व्यवस्था से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को लोकेच्छा से समरस नहीं कर लेता है। व्यक्ति को लोलुपता पर विजय पाने के लिए सत्संग, स्वाध्याय तथा संयम की आवश्यकता होती है। कानून के प्रति आदर की भावना, यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। कानून का राज्य एक राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन कानून का आदर करना नैतिक समाज की पहचान है। कानून का समादर करने वाला समाज ही कानून के राज्य को ठीक से वहन कर सकता है। जहाँ सामाजिक रूप से लोगों में कानून के प्रति समादर का भाव नहीं होता, वहाँ का कानून व्यक्तियों के प्रति अविश्वासी बना देता है तथा व्यक्ति कानून की अवहेलना करने वाले बन जाते हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि समाज में अनैतिकता का प्रसार होता है। हमारे देश में बिना राजदंड का सहारा लिए लोगों में धर्म भाव के बल पर नैतिक नियमों का पालन करवाया जा सका, यह भारतीय अनुभव है। स्वस्थ लोकतंत्र में यह जरूरी है कि लोग राजदंड के भय से नहीं, वरन अपने सामाजिक विवेक से कानून का पालन करें। उपाध्याय जी राजनीतिक दलों से यह आग्रह करते हैं कि वे समाज में इस प्रकार के लोकमत परिष्कार का कार्य करें तथा स्वयं के आचरण को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करें। जनता में कानून के प्रति समादर की भावना पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि कानून का संरक्षण करने की आकांक्षा रखने वाली पार्टियां इस दिशा में स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें। स्वशासन की भावना और क्षमता जनतंत्र का सार है। अगर पार्टियां स्वयं अपने आप को शासित नहीं कर सकती, तो वे समाज में स्वशासन की इच्छा उत्पन्न करने की आशा कैसे कर सकती हैं। समाज में, दीनदयाल जी कहते हैं कि समाज में कानून के प्रति आदर के लिए जहां एक लोकतांत्रिक मानसिकता की जरूरत है, वहीं यह भी जरूरी है कि कानून निर्माता, जनप्रतिनिधि, विद्वत जन तथा पत्रकार जगत समाज को कानून की तर्कसंगतता के बारे में शिक्षित करे। कानून के प्रति अपनी असहमति के इजहार करने के लिए कानून सम्मत प्रक्रिया को लोग स्वीकार करें। समाज में ऐसा वातावरण बनना जरूरी है। उपाध्याय जी का मानना है कि केवल एकेडमिक विद्वान या प्रोफेसर, अध्यापक जो शिक्षित लोग हैं या दार्शनिक ही नहीं थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय केवल दार्शनिक ही नहीं थे, परंतु प्रत्यक्ष राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भी थे। मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय अकादमिक भी थे, दार्शनिक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। निर्वाचन प्रक्रिया सत्ता की स्पर्धा का हथियार नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? निर्वाचन प्रक्रिया सत्ता की स्पर्धा या सत्ता प्राप्त करने का आधार नहीं है, वरन सामाजिक सहभागिता का माध्यम भी है। निर्वाचन जो है सामाजिक सहभागिता का माध्यम है। इसको इसी माध्यम के नाते इस्तेमाल करने के लिए दीनदयाल जी ने उम्मीदवार, अच्छा दल तथा अच्छा मतदाता कैसा होना चाहिए, इस पर निर्वाचन काल में ही अपने विचार प्रकट किए, जो उनकी राजनेता नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ की छवि प्रस्तुत करती है। तीसरा, अच्छा उम्मीदवार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मत में एक समुचित उम्मीदवार वह है जो विधान मंडलों में अपने दल के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ अपने क्षेत्र के मतदाताओं की नब्ज को पहचानता भी है। एक व्यक्ति के नाते
एक व्यक्ति के नाते उसे अपने मतदाताओं के प्रति वफादार होना चाहिए और एक दल का सदस्य होने के नाते जिस दृष्टिकोण का, जिस विचार का, जिस संयम का, जिस दृष्टि का वह प्रतिनिधित्व करता है, उस दल के अनुशासन का पालन करना चाहिए और उस दल के प्रति समर्पित होना चाहिए, निस्वार्थ समर्पण होना चाहिए और उस दल के अनुशासन का पालन करने के साथ साथ उस दल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। दल व जन के प्रति समन्वित निष्ठा अच्छे उम्मीदवार की कसौटी है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक दलों, उपाध्याय जी कहते हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार चयन की कसौटी पर अपना असंतोष उन्होंने प्रकट किया और कहते हैं कि अच्छे उम्मीदवार की बजाय जब सदा जीतने वाले उम्मीदवार की बात करते हैं तब जातिवाद फैलता है, संप्रदायवाद फैलता है, भ्रष्टाचार फैलता है, रंगवाद फैलता है, भाषावाद फैलता है। ये बात बहुत साफ है। जिताऊ उम्मीदवार की जरूरत नहीं है, कसौटी पर, राजनीतिक दल की कसौटी पर कसे होने वाले उम्मीदवार की जरूरत है। हारना और जीतना ये तो जनता पर तय करता है। दुर्भाग्यवश, दीनदयाल जी कहते हैं, दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है कि भारत में शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल इन सब बातों की चिंता करता है और इस कारण से उनके मस्तिष्क में केवल यही बात चक्कर काटा करती है कि किसी भी रीत से उसका प्रत्याशी विजयी होना चाहिए। वह किसी भी ऐसे उम्मीदवार को अपने टिकट से खड़ा करने का प्रयास करते हैं जिसमें जीत के लक्षण अधिक प्रतीत होते हैं। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी सावधान करते हैं, हमें स्मरण रखना होना चाहिए कि एक अयोग्य उम्मीदवार इस आधार पर हमारा मत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है कि उसका संबंध अच्छे दल से है। यह संभव है कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति को अपना टिकट प्रदान करते समय उस दल ने संस्था के लाभ को प्रभावित होकर ऐसा निर्णय लिया हो या ऐसी मंशा के बाद भी उसके निर्णय में भूल हुई हो। ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करने से लोकतंत्र कमजोर होता है। अतः उत्तरदायी मतदाता का अब यह कार्य हो जाता है कि वह अपनी जागरूकता का परिचय दे करके अयोग्य उम्मीदवारों को पराजित करे और राजनीतिक दलों की गलतियों को दुरुस्त करे। अच्छा दल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की बहुत निर्णायक भूमिका होती है। कोई समाज कितना लोकतांत्रिक है यह उसके दलों के चरित्र को, राजनीतिक दलों के चरित्र को देख करके समझा जा सकता है। कोई समाज कितना लोकतांत्रिक हो उसके दलों के कार्यविधि को देख करके समझा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार श्रेष्ठ दल के लक्षण इस प्रकार हैं, जो सत्ता पर अधिकार करने के इच्छुक व्यक्तियों का झुंड न होकर एक जीवमान संगठन हो, जिसका सत्ता प्राप्त करने के अतिरिक्त अपना अलग वैशिष्ट्य हो। ऐसे दल की दृष्टि में सत्ता का अधिकार करना उद्दिष्ट न होकर के अपने सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का साधन होगा और इसलिए उस दल के सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर साधारण से साधारण सदस्य तक में अपने आदर्शवाद की एक आदर्शवाद को स्थापित करेगा, उसके प्रति निष्ठा रखेगा। हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह निष्ठा ही अनुशासन और आत्मसमर्पण की भावना से उत्पन्न होती है। यदि वह अनुशासन ऊपर से थोपा जाता है तो वह किसी भी दल की आंतरिक शक्तिहीनता को प्रकट करता है। दीनदयाल उपाध्याय दुखपूर्ण रूप से प्रतिपादित करते हैं कि भारत के राजनीतिक दल केवल नाम के राजनीतिक दल हैं। दलों की आंतरिक शक्तिहीनता उन्हें समाज की अवांछनीय शक्तियों का अवलंब ग्रहण करने को मजबूर करती है। उपाध्याय जी मुख्यतः 3 मजबूरियों का उल्लेख करते हैं। पहला राजा महाराजा, दूसरा जातिवाद और तीसरा उद्योगपति। राजा महाराजा, भारत के राजनीतिक दल अभी अपनी गहरी जड़ें जनता में नहीं जमा सके। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं राजनीतिक दलों को विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों को एक ओर रखकर चुनाव के लिए सिद्ध होना पड़ता है। यही कारण है कि आज भी पुराने राजे महाराजाओं, नवाबों और जागीरदारों को अपने अपने दल में घसीटने का प्रयास किया जाता है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस पुराने वर्ग को भी देश के राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बनाना चाहिए, परंतु उसको टिकट देने के आधार तो राजवंश में उसके जन्म न होकर के उसकी अयोग्यता का होना चाहिए। जातिवाद, जाति और संप्रदाय का विचार भी प्रत्याशियों के चयन को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का अंग है।
अतः दूसरे दलों पर जातीयता एवं संकीर्णता का आरोप लगाने से अनजाने में ही देश में इस भावना को अप्रत्यक्ष रीत से अधिक बल मिलता है। यदि परिस्थिति यहाँ तक बिगड़ती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्ति को चुनाव मैदान में इसलिए हटना पड़ा कि वह उक्त निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले मतदाताओं की बहुसंख्य जाति के नहीं हैं, यह एक गंभीर बात है, परंतु निराकरण के उपाय भी हैं। दल में संगठन को दृढ़ बनाया जाए और न कि जाति के आधार पर मतदाताओं का वकील किया जाए। उद्योगपति प्रत्याशियों का चयन करने में प्रत्याशी की आर्थिक स्थिति और निर्वाचन के धन व्यय करने की क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है। दूसरा प्रमुख आधार रहता है कि जो प्रभावित करता है, बहुत से व्यक्तियों को टिकट प्रदान करने के कारण उनके धन व्यय की क्षमता भी रहती है। जो चुनाव में अधिक धन खर्चा करने की स्थिति में रहते हैं, उनको भी टिकट मिला करता है। वास्तव में वे जनता और राजनीतिक दलों से उनके मत और टिकट प्राप्त करने नहीं आते, वरन उनको खरीदने आते हैं। संसद की सदस्यता तो उनके लिए चर्बी चढ़ाने से एवं अधिक मोटा होने के साधन के कारण व्यापार है। मतलब दीनदयाल जी कहते हैं कि आज के राजनीतिक सांसद, आज के राजनीतिक दल, आज के विधायक, आज के चुने हुए प्रतिनिधि पैसा कमाने के लिए उद्योग की तरह राजनीति का प्रयोग करते हैं। उनके लिए राजनीति व्यापार है और इसलिए राजनीति को व्यापार मानने के कारण वे तरह तरह के हथकंडे अपना करके लोकतंत्र को नहीं नष्ट नहीं करते, जनता के मत का भी दुरुपयोग करते हैं और देश का भी नुकसान करते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि वे ऐसे लोग, ऐसे मतदाता, ऐसे लोग, उम्मीदवार जो पैसे के बल पर टिकट प्राप्त करते हैं, वे राजनीतिक दल के विचार और अनुशासन को भूल जाते हैं और अपने पैसे के आधार पर अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अच्छा मतदाता, उपाध्याय जी की आस्था है कि मतदाता की बुद्धिमत्ता ही उसका इलाज है। ये ऐसे तथ्य हैं जो देश की राजनीति को गलत दिशा में ले जाते हैं। राजनीतिक दलों को अपने देश की राजनीति के प्रमुख दल के रूप में विकसित करना चाहते थे। दीनदयाल जी जनसंघ को अपने देश के प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इन खतरों से सचेत रह करके अपने सिद्धांत की हत्या राजनीतिक दलों को नहीं करनी चाहिए। इस भांति जनता का यह कर्तव्य है कि वह जागरूक रह करके बुद्धिमत्ता के साथ हंस के समान नीर छीर विवेक का परिचय दे, जिससे देश के राजनीतिक दलों के गलत दृष्टिकोण को सुधारा जा सके। इस हेतु उपाध्याय जी मतदाताओं को निम्न बातें स्मरण रखने का आग्रह करते हैं। नंबर 1, अपने मताधिकार का प्रयोग पार्टी के लिए न कर, सिद्धांत के लिए, व्यक्ति के लिए न कर, पार्टी के लिए, धन के लिए न कर, व्यक्ति के लिए करना चाहिए। दूसरा, प्रचार के शिकार होकर किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर अपना मत न दें कि वह विजयी होने वाला है, तो चुनाव परिणाम कुछ भी हो उसको हार ही कही जाएगी। मतदाता का अधिकार आपके सद्विचार और आपके सद्विवेक की कसौटी है, अतः उस ओर उदासीन न हो, उसे बचें, उसे बेचें नहीं, न ही उसे नष्ट होने दें। मतदान का अधिकार केवल नागरिक की स्वाधीनता का प्रतीक है और इस कारण से एक लोकतंत्रवादी होने के कारण आपको उसका उपयोग किसी निर्देश से न होकर के स्वयं सद्विवेक एवं आत्मा की पुकार पर करना चाहिए। जनता को पुनः पुनः इस बात का ध्यान रखनी चाहिए कि वही राजनीतिक दलों का निर्माता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि लोकतंत्र और मतदाता परिष्कार के संदर्भ में दीनदयाल जी के विचार अद्भुत हैं और वे व्यवहारिक हैं और व्यवहारिक सिद्धांत के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। और दीनदयाल जी का सिद्धांत हो सकता है कि यूटोपिया आज के ज़माने में स्वप्नलोकी दिखाई पड़े, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि आदर्श लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इन विचारों को स्वीकार करना पड़ेगा।